इस चीज को कैश किया हीरो होंडा ने। इन्होंने पंच लाइन दी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। लड़कियों के भी तो मजे होने चाहिए, तो उन लड़कियों के मजे के लिए हमने ये बाइक बना दी है। वो जो फेयर एंड लवली व्हाइट वाली को लड़के यूज करते थे, उस पे एक कॉन्सेप्ट बनने लगा, अबे लड़कियों की क्रीम इस्तेमाल करता है। डव ने लड़कों का बॉडी वॉश लॉन्च किया। जिम ज्यादातर लड़के जाया करते थे, अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब लड़कियां भी जिम जाती हैं, अब लड़कियां भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today demographic segmentation. And by the end of this lecture, you will be able to understand what is called demographic segmentation, how Hero Honda's Scooty achieved the skyrocket success, why do businesses segment the market demographically, some real life examples of Mod Girl, Cream Bleach, the Pakistani brand, Fair and Lovely, Nike, Under Armour, and India's Big Bazaar. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। ये है हमारा आज का टॉपिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, और ये रहे सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अपने लेसन की जानिब चलते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यानी डिवाइडिंग द मार्केट डेमोग्राफिकली। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था मार्केट सेगमेंटेशन पे, जिसमें मैंने समझाया था व्हाट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को सेगमेंट कैसे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। उसमें मैंने सिर्फ एक आपको बहुत ही छोटा सा आइडिया दिया था। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऐसे होती है, साइकोग्राफिक ऐसे होती है, जियोग्राफिक ऐसे होती है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऐसे होती है। बस मैंने ये थोड़ा सा समझाया था उसके अंदर, लेकिन बहुत डिटेल्स में मैंने उस लेक्चर में आपको समझाया था कि व्हाई डू बिजनेसेस सेगमेंट द मार्केट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहां जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको मार्केट सेगमेंटेशन की बेसिक्स बहुत डिटेल्स के साथ समझ आ जाए। मूव करते हैं जनाब। आपने बाइक्स देखी होंगी, जो बाइक्स आपको नजर आ रही है, ये बाइक खड़ी है ऊपर रेड वाली, ये नीचे वाली दो ब्लैक बाइक्स खड़ी हैं। खुद सोचिए ये बाइक किन की है? ये लड़कों की बाइक है। नॉर्मली एक परसेप्शन तो यही है ना, बहुत ही रेयरली हमें ऐसा नजर आता है हमारी कंट्रीज में, खुसूसन पाकिस्तान इंडिया के अंदर, कि ये बाइक जो है वो लड़कियां चलाएं। वेस्ट वर्ल्ड के अंदर भी, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी नॉर्मली आपको ये बाइक ज्यादातर लड़कियां चलाती हुई नहीं दिखती, बल्कि लड़के चलाते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये एक परसेप्शन है। ये वाली बाइक ये वेस्पा है। ठीक है, अब ये बाइक बेसिकली एक सेफेस्ट बाइक कहलाती थी उस जमाने में, जिस जमाने में ये बड़ी ज्यादा चलती थी, वेस्पा गाड़ी, वेस्पा बाइक। ठीक है, बड़ी सेफ कहलाती थी। क्यों सेफ कहलाती थी? क्योंकि ये जरा जब आप इसको चलाते हैं तो आपके दोनों पैर आगे रखे होते हैं, सामने से टकराने का जो है वो खदशा कम होता है, और गिरने का, स्लिप होने का खदशा कम होता है, पैर साइड पे नहीं निकले हुए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये बाइक बहुत अच्छी, लेकिन ये एक्स्ट्रा पावरफुल बाइक थी, बहुत हैवी थी, और इसकी साउंड बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोगों ने देखी हो, वेस्पा काफी आवाज करती है, ड्र ड्र आवाज निकालती है, लेकिन बहुत हैवी बाइक होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है। इस चीज को कैश किया हीरो होंडा ने। कैसे? उन्होंने लॉन्च की अपनी एक स्कूटी, और उनकी टारगेट मार्केट कौन थे? उनकी टारगेट मार्केट थी लड़कियां। क्योंकि ये बाइक सेफ है, वेस्पा स्टाइल उन्होंने बाइक निकाली। अच्छा, हल्की बाइक निकाली। क्यों? उस बाइक में क्या है? एक तो कलर मेनली उन्होंने निकाला पिंक कलर और शॉकिंग कलर्स। वो किसके हैं? लड़कियों के कलर्स हैं। लाइट वेट बाइक निकाली, ऑटोमेटिक बाइक है, इसके अंदर आपको गियर चेंज नहीं करने पड़ते। ये जो वेस्पा मैंने आपको भी दिखाई थी, इसके अंदर ना उल्टे हाथ में यहाँ पे गियर होते हैं, और बहुत मुश्किल होता था, टक 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 करके इसके अंदर निकाले जाते हैं। ये जो इन्होंने हीरो होंडा वालों ने बाइक निकाली ना, बेसिकली वो कौन सी उन्होंने बाइक निकाली, वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर ही आपको नहीं डालने हैं, और बहुत ही इजी टू राइड है, क्योंकि चलती ऐसे कि आपको पता ही नहीं चलता कि जी बाइक चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ठीक है, अच्छा, पंच लाइन इन्होंने क्या दी? इन्होंने पंच लाइन दी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है कि इन्होंने इस बाइक को पहले कहा कि ये फन है, ये बाइक एक फन है, बहुत मजा है इस बाइक को चलाने के अंदर, लेकिन ये लड़कों की है, तो सारे मजे लड़कों के क्यों हो? लड़कियों के भी तो मजे होने चाहिए, तो उन लड़कियों के मजे के लिए हमने ये बाइक बना दी है। आउटस्टैंडिंग, क्या जुमला उठाया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने टारगेट किने किया फैशनेबल लड़कियां, थोड़ी लाइवली लड़कियां, फन लिविंग लड़कियां। इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को अपने ऐड के अंदर लिया कि वो बड़ी जनाब स्टाइल के साथ उस बाइक को चलाती हैं और बहुत वो खुश दिखाई दे रही हैं उस बाइक को चलाते हुए। टारगेट ग्रुप क्या था, एज का टारगेट ग्रुप क्या रखा है इन्होंने, 18 साल से लेके 35 साल तक की तकरीबन लड़कियां जो है वो स्कूटी मेनली चलाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चलाती हैं, बल्कि और भी चलाती हैं, बूढ़ी आंटियां भी चलाती हैं, बहुत अच्छी बड़ी सेफ बाइक है। तो आप समझ रहे हैं, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि उन्होंने मार्केट को कैसे सेगमेंट किया हुआ है यहां पे, कि पहले तो उन्होंने जेंडर वाइज सेगमेंट किया कि लड़के नहीं भाई लड़कियों को टारगेट करेंगे, फिर वो एज में चले गए 18 से लेके 35 साल तक, फिर वो थोड़े से सोशल ग्रुप के अंदर चले गए, किस नेचर की लड़कियों को वो टारगेट करेंगे। फिर उन्होंने कलर को जो सेलेक्ट किया वो पिंक कलर था। पिंक कलर बेसिकली लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है, लाइट वेट का, ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें, ये सब चीजें जब इकट्ठी हुई, ठीक है, इसके साथ साथ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग इकट्ठे हुए, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, हर चीज बेस्ट हुई। मैं इस वक्त सिर्फ प्रमोशन की बात करता हूं। बेस्ट जब कॉम्बिनेशन बना, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुई ही हुई, इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया स्कूटी ने, और स्कूटी को देखा देखी दुनिया की बहुत सारी कंपनीज ने ये बाइक्स बनानी शुरू कर दी, ठीक है। सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यूएसए में अगर हैं, वहां पे आपने वॉलमार्ट देखा होगा, सऊदीया में, यूएई के अंदर आपने सेंटर पॉइंट देखा होगा, पाकिस्तान में आपने नाहिद इम्तियाज देखे होंगे, इंडिया में आपने बिग बाजार देखा होगा। अगर आप इन मॉल्स में, इन मार्केट्स में जाते हैं, मैं इसे बहुत आसान करके आपको समझाना चाहता हूं। जब आप वहां इंटर होते हैं तो आपको नजर आता है कि एक पोर्शन लड़कियों के कपड़ों के लिए है, एक पोर्शन लड़कों के कपड़ों के लिए है, एक जगह पे कॉस्मेटिक्स के सामान रखा हुआ है, एक फ्लोर के ऊपर बच्चों का सारा सामान रखा हुआ है, एक जगह पे कन्फेक्शनरी आइटम्स रखे हुए हैं, कहीं पे जो है वो रोजमर्रा की घर की चीजें रखी हुई हैं। गौर करें कि उस बिल्डिंग में जहां पे वॉलमार्ट खुला हुआ है, जहां सेंटर पॉइंट खुला है, जहां नाहिद खुला है, जहां इम्तियाज खुला है, जहां बिग बाजार खुला हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग में उन्होंने अपनी उसी मार्केट को विद इन द बाउंड्रीज सेगमेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सेगमेंट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे डिवाइड किया हुआ है भाई। लड़कियों के कपड़े कहाँ हैं, लड़कों के कपड़े कहाँ हैं, इतने साल से इतने साल के बच्चों के कपड़े कहाँ हैं, इतने साल से इतने साल की लड़कियों के कपड़े कहाँ हैं, इतने साल से इतने साल के। अच्छा, इनकम लेवल भी उन्होंने जो है वो सेट किया हुआ है। कुछ परफ्यूम्स जो है वो बिल्कुल सामने डिस्प्ले पे रखते हैं जो कि सस्ती परफ्यूम्स होती हैं, और कुछ परफ्यूम्स को सामने रैक के अंदर रखा जाता है, खूबसूरत से शीशे के रैक के अंदर रखा जाता है। क्यों? वो महंगी परफ्यूम्स होती हैं। कुछ लोग यहाँ जाते हैं, कुछ लोग वहाँ जाते हैं। इनकम की सेगमेंटेशन हो गई, जेंडर की सेगमेंटेशन हो गई, एज की सेगमेंटेशन हो गई। ये कहाँ हो रहा है? ये विद इन द बाउंड्रीज हो रहा है, विद इन द फिजिकल बाउंड्री ऑफ द बिजनेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Now what is called demographic segmentation? रीड करो इसे, dividing the market। अब आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने अपने लेसन को पहले एग्जाम्पल से शुरू किया, अब समझाऊंगा कि क्या होता है। Dividing the market into different groups based on different variables, based on different variables such as age। वेरिएबल क्या क्या रखें जी? आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से। एंड व्हाट आर दोज वेरिएबल्स? एज पहला, जेंडर, फैमिली साइज। जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपकी है, वो किस एज ग्रुप को टारगेट करती है, वो किस जेंडर के लिए प्रोडक्ट बनी है, जिन लोगों को आप वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उनका फैमिली साइज कितना है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो इनकम की किस कैटेगरी में आते हैं, उनके ऑक्यूपेशन कैसे हैं, रिलीजियस है या नहीं है, एजुकेशन लेवल क्या है, रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, और जेनरेशन कौन सी है, मिलेनियल्स हैं या नॉन मिलेनियल्स हैं, या नेशनैलिटी क्या है उनकी। आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये सारी चीजें समझते हैं जो कि आपको समझनी चाहिए हैं।
मार्केटिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल्स में मैं हर लेक्चर को समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मार्केटिंग मेरा एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। ठीक है, वॉट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन? अब इसको रीड करो, आपको समझ आएगा। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बना दिया आपने, और ग्रुप्स की बेसिस क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, एज, जेंडर, फैमिली साइज, लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड सो ऑन। इन सबको मैं डिटेल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ आपको इस ही लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। Why do businesses segment the market? वो मैंने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो ब्लू के अंदर वहां लिखी हुई है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि आप भूले ना कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। क्वेश्चन इज क्यों सेगमेंट करते हैं? पहला रीजन तो ये है कि इससे कंज्यूमर की नीड, वांट, यूजेज रेट इजीली जज हो जाता है, और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट। मार्केट को डिवाइड करने के लिए इजीएस्ट तरीन अंदाज है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिससे बहुत आसानी से आप एज, जेंडर, फैमिली साइज, साइकोग्राफिक थोड़ा मुश्किल है, बिहेवियरल उससे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं तो ये बहुत आसान होता है मार्केट को डिवाइड करना। ठीक है, तो मैंने वाई का जवाब यहां पे आपको दे दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जेंडर सेगमेंटेशन को हम डिटेल्स के साथ समझेंगे क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं बल्कि आपकी ट्रेनिंग भी करता हूं। P&G was among the first to use gender segmentation with a deodorant named as Secret. P&G उन ब्रांड्स में तकरीबन पहला ब्रांड था जिसने मार्केट को सेगमेंट किया और एक ब्रांड लॉन्च किया, एक डिओड्रेंट लॉन्च किया जो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए था, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए बनाया गया डिओड्रेंट था। आज तो आप बड़ी आसानी से खुद जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं वो लड़कियों के कॉलम्स दिखा दें, लड़कियों के डिओड्रेंट्स दिखा दें, वो आपको दिखाता, लेकिन P&G ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ऐसे पकड़ लिया और फिर उसने लॉन्च किया। ठीक है, उसने कहा हम लड़कियों के लिए एक अलग डिओड्रेंट निकालेंगे। दिस वाज स्पेशली फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू वुमेन्स केमिस्ट्री। लड़कियों की केमिस्ट्री क्या है? मैं ह्यूगो बॉस यूज करता हूं परफ्यूम, किसी लड़की को आप ह्यूगो बॉस लगाएं, उस पर ऑकवर्ड लगेगी उसकी खुशबू। क्यों ऑकवर्ड लगेगी? क्योंकि भाई वो लड़कियों के लिए नहीं है खुशबू। एक परसेप्शन है हमारी मार्केट में कि लड़कियों के पास से जो खुशबू आएगी वो थोड़ी मध्यम, थोड़ी सी स्वीट होनी चाहिए, वो हल्की लाइट स्मेल होनी चाहिए। जैसे मैं इतना तेज परफ्यूम लगाता हूं कि मेरा परफ्यूम बहुत तेज होता है, ठीक है, वो परफ्यूम लड़कियों पर नहीं जचेगा। तो वुमेन्स की केमिस्ट्री को देखा उन्होंने, पैकेजिंग को देखा, लड़कियों के हिसाब से थोड़ा सा यूं थोड़ा सा नाजुक अंदाज से उसका नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लू पिंक टाइप की बॉटल बनी हुई है, और जो मटेरियल उन्होंने उस डिओड्रेंट में यूज किया वो लड़कियों के स्किन के हिसाब से ठीक था। ठीक है, वो लड़कों की स्किन के हिसाब से नहीं था क्योंकि लड़कों की स्किन हार्ड होती है, लड़कियों की स्किन जरा सॉफ्ट होती है। तो उन्होंने इस चीज को टारगेट किया, इस चीज के हिसाब से उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई। ठीक है, और वो मार्केट में लॉन्च की, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, छा गई जो उनका ये डिओड्रेंट मार्केट के अंदर। ठीक है, सीक्रेट नाम है उसका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहली एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल, ये मैंने लोकल एग्जांपल्स उठाई। वो मॉड गर्ल क्रीम ब्लीच आपको नजर आ रहा है। मेरे बचपन में मैं ये ऐड देखता था, बचपन या थोड़े बड़े के अंदर देखता था। मैं कोई इतना बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, यंग हूँ भाई, बट ये मॉड गर्ल का बेसिकली उस वक्त एक ऐड आता था। वो क्या क्रीम क्या थी? वो क्रीम थी जी, चेहरे के ऊपर लड़कियों के कुछ इस हिस्से में बाल होते हैं, हमारे तो लड़कों की दाढ़ियाँ होती हैं, शेव होते हैं, कुछ लड़कियों के इस हिस्से में बाल होते हैं, कुछ चेहरे पे बाल होते हैं। तो मॉड गर्ल क्रीम ब्लीच बेसिकली ये उस टाइम लॉन्च की गई थी, काफी साल पहले की बात है, कि ये चेहरे के ऊपर पूरी लगा लेते थे। अभी भी है, ये पाकिस्तान में अभी भी मिलती है। ठीक है, वो पूरे चेहरे के ऊपर लड़कियां ये गर्दन वर्दन पे लगा लेती थी। तो ये सारे जितने भी बाल है ना वो उनका रंग उड़ा देती थी, वो उन्हें मतलब गोल्डन सा कर देती थी। तो चेहरा बड़ा खिला खिला बिल्कुल साफ लगता था, वो पता ही नहीं चलता था कि यहाँ बाल हैं भी उनके चेहरे के ऊपर। तो ये किसको स्पेसिफिकली किसके लिए बनाई गई है? किसके लिए बनाई गई? ये लड़कियों के लिए बनाई गई। मैं लगा लूँ उसको अपने मुंह के ऊपर, ठीक है, मुझे बाबा समझ के लोग मेरा हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवाने लगेंगे, बस में चढ़ूंगा तो मुझे जगह दे देंगे। ठीक है, बाबा लगूंगा मैं, लेकिन वो लड़कियों के लिए बनाई गई। उनके चेहरे के बाल व्हाइट हो जाए, गोल्डन हो जाए, पता ही नहीं चलते जनाब।
ठीक है, क्लियर हो रही है यहां तक बात। अच्छा, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, वो जो व्हाइट वाली आपको फेयर एंड लवली नजर आ रही है वो किसके लिए है? वो लड़कियों के लिए थी, है, अभी भी है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, फेयर एंड लवली, ये अभी आप ब्लैक वाली को भूल जाएं, ये ब्लैक सिर्फ लड़कों के लिए। जब ये लॉन्च नहीं हुई थी, जब ये लॉन्च नहीं हुई थी तो एक 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 कॉन्सेप्ट बनने लगा। वो जो फेयर एंड लवली व्हाइट वाली को लड़के यूज करते थे, उस पे एक कॉन्सेप्ट बनने लगा, अबे लड़कियों की क्रीम इस्तेमाल करता है, अबे लड़कियों की क्रीम इस्तेमाल करता है। इस तरह का इन्होंने फेयर एंड लवली ने एक ऐड भी बनाया था जिसमें उन्होंने इसको डिनाई किया और कहा कि अब हमने ये नई फेयर एंड लवली लॉन्च कर दी है जो कि सिर्फ लड़कों के लिए है। अब वो बेसिकली क्या होता था कि मैं एज अ लड़का अगर फेयर एंड लवली यूज करूंगा, हो सकता है मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ा दे, अभी तुम फेयर एंड लवली लगाते हो भैया, लड़कियों की क्रीम है वो तो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने तोड़ा और इन्होंने एक नई फेयर एंड लवली लॉन्च की जो कि ब्लैक फेयर एंड लवली, वो व्हाइट कलर, पिंक कलर, किस देखो पैकेजिंग किसको रेफर कर रही है? लड़कियों को रेफर कर रही है। जरा व्हाइट कलर है, थोड़ा पिंक उसके अंदर है, थोड़ी यूं सिल्वर सिल्वर लाइनें जा रही हैं, बड़ा खूबसूरत सी लड़की बनाई हुई है जी, फूल वूल उड़ रहे हैं उनके पीछे, किसके लिए? लड़कियों के लिए। ये जरा लड़कों की निकाली, ब्लैक कलर, सख्त कलर, हार्ड कलर है, ठीक है, लड़का है खड़ा है, जरा एक थोड़ा सा स्टिफ से चेहरा है उसका, ठीक है। क्या दिखाया जा रहा है, किसके लिए है ये लड़कों के लिए इन्होंने निकाली। तो उस कॉन्सेप्ट को तोड़ा, जो एक शर्म थी, जो एक हिचकिचाहट थी प्रोडक्ट को यूज करते हुए, उस कॉन्सेप्ट को तोड़ के इन्होंने ये फेयर एंड लवली यूज की। ये किन को ऑफर की? ये लड़कों को ऑफर की, और कहा कि ये फेयर एंड लवली रफ एंड टफ स्किन के लिए बनी है। असल में इसके पीछे एक हिडन स्ट्रैटेजी ये भी थी कि वो लोग जो शर्माते हैं उस फेयर एंड लवली को यूज करते हुए, फॉरगेट अबाउट इट, ये वाली यूज करें, लड़कों वाली। बात समझ आ रही है? आ रही है बात क्लियर? देखो कितनी बारीकी में जाके जेंडर सेगमेंटेशन को बिजनेस ने समझा, जब ही इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं, जब ही इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है फेयर एंड लवली पूरी दुनिया में मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, गौर से देखें, हाल ही में अभी क्या हुआ है, इन्हीं कुछ सालों के अंदर लड़कों की पर्सनल केयर की चीजें, ये मार्केट आसमान पे चली गई अचानक से। मैंने अपने बचपन में तो नहीं देखा था, मगर अब अपनी जवानी में खूब देखता हूं। मैंने अपने बचपन में नहीं देखा लड़कों को कि लड़के सैलून पे बैठे हुए हैं और उनके पूरे पूरे फेशियल हो रहे हैं, उनके पूरे पत्नी कितनी ट्रीटमेंट्स हो रही। मैंने अपने बचपन में ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन अपनी जवानी से मैंने ये चीज़, और अब तो पता नहीं क्या कुछ देखता हूँ। अब तो जनाब पूरा, अब तो वो भी आ गए हमारे यहाँ पैकेज, ये दूल्हा तैयार होता है जी, दूल्हा तैयार होने के लिए अपॉइंटमेंट होता है बाकायदा, वो जाता है ब्यूटी पार्लर एंड पूरा टाइम लगाता है, लड़कियों की तरह कई घंटे लगते हैं, पूरी पॉलिश होती है दूल्हे साहब की, वो पूरे तैयार होके एकदम वो फैक्ट्री फिनिश्ड, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट बन के बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अब देखा है, ये मैं अब देखता हूँ सैलून्स के ऊपर के जनाब पूरा लड़का शर्ट उतार के बैठा हुआ है और उसकी पत्नी कितनी तरह की ट्रीटमेंट हो रही है उसकी। ये अभी हाल ही में हुआ है, यानी ये कुछ पिछले 10 सालों के अंदर ये चेंज आया है मार्केट में, एकदम से तब्दीली आई है कि लड़कों की मेंस केयर की चीजें जो हैं वो लॉन्च की गई हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें जनाब लॉरियल बहुत टॉप के ऊपर है, जिसने लड़कों की मेंस केयर की चीजें लॉन्च की हैं। निविया ने बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सेफोरा ने की हैं। अच्छा, यूनिलीवर का जो ब्रांड है ना डव, उसने पूरी रेंज लॉन्च की है लड़कों की मेंस केयर की, पूरी रेंज। अब वो रेंज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए उन्होंने लड़कों के डव ने आउटस्टैंडिंग ब्रांड है, ओके, डव ने लड़कों का बॉडी वॉश लॉन्च किया। यानी बॉडी वॉश, हमने सुना तो था कि भाई बॉडी वॉश नहाने के लिए एक तो हम साबुन से नहा लेते हैं, फिर कुछ जो है वो हम ऐसे बॉडी वॉश लाते हैं जिससे हम नहा लेते हैं, लक्स वगैरह की बॉडी। डव ने लड़कों का बॉडी वॉश लॉन्च किया। क्यों? वो कहते हैं जी लड़कों की स्किन जो है वो मुख्तलिफ होती है, आम बॉडी वॉश लड़कियों वाले उन पे नहीं चलते, लड़कों की थोड़ी स्किन रफ एंड टफ होती है, तो उसके लिए बॉडी वॉश भी ऐसा होना चाहिए जो उनके स्किन पे आने वाले पसीने को रोके एंड उनकी स्किन को डैमेज ना करे एंड मैनी अदर थिंग्स। बॉडी वॉश यूज़ की, स्किन केयर के आइटम उन्होंने लॉन्च किए हैं। बॉडी बार फॉर ड्राई स्किन, उन्होंने कहा जी क्योंकि लड़कों की स्किन जो है वो लड़कियों के मुकाबले में ज़रा थोड़ी ड्राई होती है, तो उसके लिए बॉडी बार अलग निकाले हैं,
ठीक है। उन्होंने एंटी प्रेस्पेंस निकाले, वो कहते हैं कि जी ये स्वेटिंग जो पसीना आता है लड़कों के उसके ऊपर टफ है। उन्होंने जो डिओड्रेंट्स निकाले हैं सब लड़कों के लिए निकाले हैं, वो कहते हैं कि जी क्योंकि लड़कों के पास से नॉर्मली एज कंपेयर टू लड़कियों के थोड़ी सी स्वेटिंग हमारी ज़्यादा होती है, हम लोग बाहर ज़्यादा घूमते हैं और लड़कों की जो है वो स्वेट में स्मेल होती है, उस चीज़ को उन्होंने टारगेट किया ज़्यादा। उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए इनके हम ऐसे जो है वो बॉडी वॉश बनाएंगे, उनके ऐसे हम डिओड्रेंट्स बनाएंगे जो कि उनके स्वेटिंग को कंट्रोल करे, स्वेटिंग से आने वाली स्मेल को कंट्रोल करे। उनके हेयर फॉल के लिए उन्होंने चीज़ें बनाई, 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हेयर फॉल की जो है वो उन्होंने आइटम्स बनाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है ना, ये तो मैंने 2-3 लिए हैं वरना पूरी रेंज है। ये हाल ही में अभी ऐसा हुआ है कि यानी 10 सालों के अंदर अंदर के लड़कों की जो बॉडी केयर की मार्केट है वो आसमान पे गई है, वो बड़ी मतलब बहुत ज्यादा उसमें जो है वो चार्म नजर आ रहा है बिजनेसेस को। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड्स वो कूदे हैं इस मार्केट के अंदर और सक्सेसफुली इस मार्केट को वो रन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके। ये सिर्फ जेंडर सेगमेंटेशन के ऊपर मैं आपको अब तक इतना लंबा लेक्चर दे चुका हूं, इतना आपको मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे मूव करते हैं जनाब। अभी जेंडर सेगमेंटेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नाइकी, अंडर आर्मर, ठीक है, इन्होंने बेसिकली हाल ही में यानी यही कुछ सालों के अंदर नॉर्मली नाइकी के ब्रांड, नाइकी के कपड़े और अंडर आर्मर के कपड़े ये सिर्फ लड़कों के लिए आया करते थे, ठीक है, या ये एक नॉर्मल होते थे ट्राउजर, टी शर्ट्स एंड सो ऑन। हाल ही में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लड़कियों के आउटफिट्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं पहने हुए, ये दोनों ब्रांड्स के नहीं है, ये सिर्फ मैंने मिसाली तस्वीरें रखी हैं इसलिए मैंने नीचे रख दिया है, वरना इन्होंने लड़कियों के आउटफिट्स लॉन्च किए। लड़कियों के लिए जिम के आउटफिट, वर्कआउट के आउटफिट्स ये इन्होंने लॉन्च किए हैं रिसेंटली। ये क्यों लॉन्च किए हैं? क्योंकि इधर तो जो मैंने अभी आपको लड़कों का बताया, इधर तो शुरू से लड़कियों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च होती थी, अब जरूरत पड़ी कि लड़कों के लिए भी लॉन्च की जाए, तो इधर ऐसा हुआ, इन्होंने लड़कों के लिए लॉन्च की। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, आउटफिट्स की, कपड़ों की हम बात करें, तो ये सिर्फ लड़कों के लिए हुआ करते थे, जिम ज्यादातर लड़के जाया करते थे। अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब लड़कियां भी जिम जाती हैं, अब लड़कियां भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, इसलिए इन ब्रांड्स ने अपने आप को लड़कों से लड़कियों की तरफ मूव किया। वहां पे भी इन्होंने अपने दरवाजे खोले ताकि हम उन लड़कियों के लिए भी जो है वो आउटफिट, उनके कपड़े, उनकी चीजें हम लॉन्च करें। इसका फायदा क्या हुआ? नाइकी, अंडर आर्मर आर बूस्टिंग देयर मार्केटिंग एफर्ट्स एम्ड एट women buyers. Women's are now making up half of all sporting goods. समझ आ रही है बात? यानी अब ये हुआ है कि इन्होंने जो दरवाजा खोला है लड़कियों के लिए, तकरीबन उनकी सेल का, अब जो करंट सेल है उसका हाफ वो लड़कियां बाय कर रही हैं। उनके हाफ कंज्यूमर्स, 50% कंज्यूमर्स अब लड़कियां हो गए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मार्केट के ट्रेंड को समझना और उस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करना, उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसमें चेंजेस लाना, ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। अभी मैं सिर्फ जेंडर सेगमेंटेशन समझा रहा हूं आपको, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एज और इनकम की हम बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां ये अलग ग्रुप को टारगेट करती हैं, रिटायरमेंट प्लान लाएंगी, मैरिज प्लान्स लाएंगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये इनकी इनकम को देखेंगे लोगों की, जो थोड़े से जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए उनको बोलेंगे अच्छा आपको शादी करनी है तो हमने ये एक नया इंश्योरेंस का जो है वो प्लान लॉन्च किया है, आप ये हमसे खरीद लें, आपकी शादी में हम आपके काम आएंगे, ठीक है। वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं? वो एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं 20 साल से ऊपर, क्योंकि 20 साल के बाद आदमी सोचना शुरू करता है नॉर्मली, या मैं शादी कर लूं। 25 में वो कहते हैं यार मेरी शादी नहीं हो रही 20 साल से लेके 30-32 साल तक के लोगों को 35 साल लगा लें, उसको वो टारगेट कर रहे हैं कि यार ये वो लोग, इस एज कैटेगरी के लोग और लो इनकम हो जो अपनी शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते।
आप जब उनके पास जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास, तो वो आपको कहते हैं सर मेहंदी, यानी मेहंदी आप नहीं करेंगे। अच्छा नॉर्मली हम कहते हैं क्या जरूरत है भाई मेहंदी की, पागल हो गए, खामा खा के पैसे जाया करें। लेकिन वो आपको क्या कहते हैं, सर मेहंदी नहीं करेंगे सर, एक ही दफ़ा का तो इवेंट है आपको उस इवेंट को बड़ी खुशी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप वलीमा नहीं करेंगे सर, आप डोरी नहीं करेंगे सर, आप ये नहीं करेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं सर, एक ही दफ़ा का तो इवेंट है। आप कहते हैं हाँ यार बात तो ठीक है। अच्छा उसी में ये पेरेंट्स को टारगेट करते हैं जो अपनी लड़कियों की शादियों के लिए परेशान है, सर बेटी की शादी है सर, हम हैं ना। अच्छा वो आपको बड़ा सारा लोन दे के लोन के अंदर फंसा देंगे और फिर आपकी ज़िंदगी तबाह, फिर आप चीज़ें बेचते रहें और आप उनके कर्जे उतारते रहें, चीज़ें बेचते रहें, उनके कर्जे उतारते रहें। अगर आप एक मिडिल लेवल के आदमी हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए वो आपको किस ग्रुप को टारगेट करेंगे, सोचो रिटायरमेंट प्लान के लिए वो किस ग्रुप को टारगेट करेंगे। रिटायरमेंट प्लान के लिए वो टारगेट करेंगे अबव 60 को, जो 60 साल से ऊपर हैं या 60 साल को टच करने वाले हैं, 55 से ऊपर हो चुके हैं, वो उनको टारगेट करेंगे। सर रिटायरमेंट प्लान ले लें, सर रिटायरमेंट प्लान ले लें, हम है ना, हम आपकी मदद करें। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि एज जो है ना, एज वो परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। 100% ऐसा नहीं होता कि बंदा 60 साल क्रॉस कर गया है तो अब बस उसका रिटायरमेंट प्लान ही होगा। भाई देखें कभी कभार आपको 60 साल के अंदर बूढ़े और बीमार लोग भी दिखते हैं, कभी आपको बिल्कुल इंजॉय करते हुए, हमने क्लबों के अंदर डांस करते हुए जनाब लोग देखे हैं, ठीक है, बेहतरीन फिट फाट। एज कितनी है जी, 60 समथिंग। इसी तरह से कभी आपको 60 साल की एज में अपनी ज़िंदगी शुरू करते हुए लोग दिखते हैं जिन्होंने शादियां करते हैं 60 प्लस में। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान के 2 बड़े एक्टर्स, बड़े नामवर शख्सियात ने शादी नहीं की अभी 60 प्लस, दे आर बोथ ओल्ड बट उन्होंने शादी की है माशाल्लाह, एंड दैट्स वेरी गुड। 60 साल में आपको कई लोग एथलीट दिखते हैं जनाब। सो बिजनेसेस मस्ट be very careful using the age life cycle segmentation। इस हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। many other factors have to be considered, उनकी हेल्थ है, उनका टाइम है, उनका पैसा है। तो जब आप ऐसे ग्रुप को टारगेट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से देखनी पड़ती हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है, वो अमीर है नहीं है, गरीब है, उनके प्लान्स क्या हैं एंड सो ऑन। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एज मार्केटर यू शुड नो दैट इनकम सेगमेंटेशन डज नॉट मीन टू टारगेट द रिच क्लास ओनली। ये बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि इनकम सेगमेंटेशन का जब हम सुनते हैं ना तो हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में या एज अ मार्केटर हमारे जहन में आता है कि इनकम सेगमेंटेशन का मतलब है कि रिच क्लास को हम ज्यादा फोकस करेंगे, यानी यार मेरी प्रोडक्ट को ना मैं रिच क्लास को फोकस। ऐसा नहीं है। इनकम सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप बाय इनकम अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो आप किसी को भी अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट ऑफर किससे कर रहे हैं। इंडिया का जो बिग बाजार है उसका स्लोगन क्या है, वो कहता है इससे सस्ता और कहां। अब आप मुझे बताएं वो किस क्लास को फोकस कर रहा है, वो रिच क्लास को फोकस कर रहा है, वो तो मिडिल क्लास गरीबों को फोकस कर रहा है, मिडिल क्लास को फोकस कर रहा है। उनके लिए वो अच्छी प्रोडक्ट सस्ते में लेके आएगा, सस्ते में अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं जनाब। तो उनका स्लोगन ही है इससे सस्ता और कहां। यूएस में चले जाएं $1 शॉप, किनको टारगेट करना है, वो इनकम के हिसाब से उन लोगों को जिनकी इनकम कम है या एवरेज है, वो उन लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करना है। केएसए में आप चले जाएं सऊदी अरब के अंदर, वहां पे कुल्लू शेख हमसा है, 5 रियाल की शॉप है, हर चीज दुनिया की वहां 5 रियाल में रखी हुई, हर चीज दुनिया की 5 रियाल में रखी हुई। तो किसको वो टारगेट कर रहे हैं, वो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, लो क्लास को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि इनकम सेगमेंटेशन का मतलब है कि हम रिच क्लास को टारगेट करेंगे, हम किसी भी क्लास को टारगेट कर सकते हैं इनकम सेगमेंटेशन में। चलिए आगे मूव करते हैं। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, लेसन रैपअप की तरफ चलते हैं। मैंने बताया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एज, जेंडर, इनकम, इन हवालों से मार्केट को डिवाइड करना, उसे सेगमेंट करना कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। हीरो होंडा की मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझाई, उसकी सक्सेस का एक राज बताया, बहुत सारे राज हैं उसकी सक्सेस के। बिजनेसेस मार्केट को सेगमेंट क्यों करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स दी मैंने आपको, मॉडगल क्रीम ब्लीच की, फेयर एंड लवली की, इंडिया के बिग बाजार, Under Armour and so on. This was my lecture on demographic segmentation. उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगला लेक्चर मैं आपको दूंगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पे, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, टपाल दानेदार तेज दम की सक्सेस स्ट्रैटेजी, बहुत डिटेल्स के साथ उसके एड्स को मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।